जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले भाग में आपको बताया था कि रसों की संख्या कुल कितनी होती है और उनके स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं। आज हम उन्हीं रसों की परिभाषा, जैसे श्रृंगार रस है, हास्य रस है इत्यादि, इनकी परिभाषा बताएंगे और उदाहरण भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लें सबको मेरी आवाज आ रही है? किसी एक से पूछते हैं। यस सर। श्यामेश जैन, मेरी आवाज आ रही बेटा? श्यामेश जैन, यस सर। अच्छा तो ये बताइए, मैंने आपको जो 9 रस बताए थे उनमें से पहला रस कौन सा था? सर श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। तो आइए श्रृंगार रस की परिभाषा जानते हैं। तो लिखा जाता है, कुछ लोग क्या है ना उसको ऐसे बनाते हैं कि रस होता है, ठीक है। श्रृंगार रस की श्रृंगार हाँ, तो मैंने आपको बताया श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है। आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? यस सर, श्रृंगार यस रस सर। और भी क्लियर है। तो हाँ, तो ये परिभाषा जो मैंने आपको बताई, ये सारे रसों में आप इस परिभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। बस जहाँ स्थायी भाव दिया गया है, रति, रत लिखा हुआ है, तो वहां पर आप जो भी स्थायी भाव बदल देंगे तो उसी को रस के स्थान पर बदल देंगे, रस का नाम बदल देंगे। जैसे यहाँ पर रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव विभाव और अनुभाव के साथ संयोग करके रस दशा को प्राप्त करता है, संयोग करके, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। अगर आपको यहीं पर हास्यरस की परिभाषा बनानी है तो रति के स्थान पर आप हास कर दें और श्रृंगार के स्थान पर हास्य कर दें, तो ये भी परिभाषा बन जाएगी। तो ये तो एक साँचा बता दिया कि कैसे आप परिभाषा आप बना सकते हैं अगर आपको याद नहीं आती। तो ये तो एक तरीके से तकनीकी परिभाषा होगी। मैं व्यवहारिक परिभाषा आपको बताता हूँ कि व्यवहारिक परिभाषा क्या हो सकती है, ठीक है। ये
हाँ, तो देखिए इसको, जहाँ किसी नायक और नायिका के मिलन अथवा वियोग का वर्णन हो वहां पर श्रृंगार रस होता है। अब ध्यान दीजिए जहां से क्या तात्पर्य है। जहां से दो तात्पर्य है, एक तो ये है कि या तो काव्य जिसको आप कविता कहते हो, अगर किसी कविता में नायक और नायिका के मिलन और विरह का वर्णन है, या फिर किसी नाटक में, किसी दृश्य में, किसी अभिनय में। तो इस तरीके से जहाँ के अर्थ को हम परिभाषित कर सकते हैं। किसी काव्य या नाटक में अगर कोई दृश्य दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, बताया जाता है, वर्णित किया जाता है और वह वर्णन नायक और नायिका के प्रेम से संबंधित है, मिलन से संबंधित है या विरह से संबंधित है, वहां पर हम श्रृंगार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दो परिभाषाएं हो गई। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, इस परिभाषा को लेकर क्या किसी का कोई प्रश्न है क्या? नो सर। हाँ चलिए, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे इसके उदाहरण बताऊं। कोई प्रश्न नहीं किसी का? तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो है उदाहरण में हाँ, तो ये आप उदाहरण पढ़ पा रहे होंगे। देखिए, श्रृंगार के दो भेद होते हैं। पहला भेद मैंने आपको बता दिया संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग या विप्रलंब अभी मैं बताने वाला हूँ। तो संयोग श्रृंगार में क्या होता है, जैसे कि परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन या विरह का वर्णन होता है। तो जहां पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहां पर नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है, अलग होने का वर्णन होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, अब संयोग श्रृंगार की उदाहरण क्या है? बसरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, असौह करे भौहन हंसे, देन कहत नट जाए। कहने का मतलब, बसरस लालच लाल की, ये श्री कृष्ण के विशेषण है। बसरस लालच लाल, ये श्री कृष्ण के लिए कहा गया। ठीक है, तो बसरस लालच लाल की अर्थात श्री कृष्ण की जो मुरली है, धरी लुकाए, लुकाए मैंने छिपा करके रख देना। राधा जी श्री कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख देती हैं
लेकिन जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे मेरी मुरली दे दीजिए, तो क्या कहते हैं, सौंह करे। सौंह माने कसम करती है, कसम करती है कि नहीं मैंने तो नहीं लिया है तुम्हारी मुरली, और भौहन हंस है। लेकिन जब कसम खाती है तब भौहों से हंस रही होती है, यानी चेहरे से ही कुटिलता नजर आ रही है। श्री कृष्ण भी समझ पा रहे हैं कि ये झूठ बोल रही, झूठी कसम खा रही हैं, इनकी भौहें या इनके नेत्र कह रहे हैं कि नहीं ये झूठ बोल रही हैं। तो सौंह करें भौहन हंसे। और जब श्री कृष्ण कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, लाओ मेरी मुरली दो, तो देन कहा था, जैसे ही देने के लिए कहते हैं कि मेरी मुरली लौटा दो, नट जाए। नट जाए यानी एकदम से मुकर जाती हैं, मना कर देती हैं और दूर उछल करके चली जाती हैं, भाग करके चली जाती हैं। ये नट जाए का अर्थ होता है। ठीक है, नट यानी नाटक से संबंधित, है ना। जैसे नट होते हैं, अभिनय करते हैं, तो उस तरीके से अभिनय करके दूर चली जाती हैं। तो ये हो गया आपका संयोग श्रृंगार। तो श्री कृष्ण की मुरली नहीं दे रही हैं, और देने के लिए श्री कृष्ण को कैसे मना करती हैं, श्री कृष्ण को कैसे कसम से बांधती हैं, फिर बाहों से हंसती हैं, ये सब प्रेम की बातें हैं राधा और कृष्ण के। इसलिए हम कह सकते हैं ये संयोग श्रृंगार है। ये बिहारी का दोहा है। एक और है, उसको मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। चलिए अब हम दूसरा जानते हैं। लिख लिया होगा आपने। ये वियोग श्रृंगार भी कहते हैं हम इसको, और विप्रलंब श्रृंगार। वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार, और ये नायक नायिका के विरह का वर्णन इसमें होता है। ठीक है, अब इसका मैं आपको लक्षण लिखवाऊंगा, उदाहरण लिखवाऊंगा, तो ध्यान से लिख लीजिएगा उसको।
चलिए, तो मैं इसको उदाहरण एक बार बोले देता हूँ। मेरे प्यारे नौजलद से, मेरे प्यारे नौजलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके न आए मधुबन से, और न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो ये हो गया आपका वियोग श्रृंगार या विप्लव श्रृंगार का उदाहरण। ठीक है, चलिए तो कुछ पूछ लेते हैं आपसे। दीप शिखा, मेरी आवाज आ रही है बेटा? दीप शिखा, आवाज आ रही है क्या मेरी? अच्छा, तो जो मैंने अभी ये लिखवाया है उदाहरण, क्या आप इसको पढ़ के सुना सकती है? दिख रहा है? यस सर। सुनाएंगे इसको? मेरे प्यारे नवजलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके न आए मधुबन से, ओ न भेजा संदेश। मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश दीपिका। ये है प्रिय प्रवास, एक कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, जिसमें राधा व्याकुल है श्री कृष्ण से मिलने के लिए, और श्री कृष्ण उनको वृंदावन में उनको जो है गोकुल में छोड़ करके और यहाँ मथुरा चले आए हैं। तो राधा किससे कहती है? हवा से कहती है कि हे हवा, जो मेरे प्यारे नौ जलद से, जो मेरे प्रिय हैं, और नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, यानी नौ जलद यानी नया नया कमल, नौ जलद से, कंज से, और ये कंज यानी कंज का मतलब भी कमल होता है, उनके समान जिनके नेत्र हैं, कमल के समान नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण, जो जाके न आए मधुबन से, मधुबन चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, और वहां से लौट करके नहीं आए हैं, और मैं उनके विरह में रो रो करके पागल हुई जा रही हूँ। तो हे हवा, तू जा करके श्याम को मेरी सारी दुख कथा सुना दे। तो इस प्रकार से वियोग श्रृंगार का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो आप लोग अपनी सभी नोटबुक बना लेंगे और व्याकरण में नोट कर लेंगे इसको, और मुझे लिख करके जरूर भेजेंगे कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, क्योंकि ये फिर आपको मिलेंगे नहीं ये उदाहरण दोबारा। ठीक है ना? तो नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, जब स्कूल खुलेगा तो उस समय हम और आपका ठीक करवा देंगे, चेक कर लेंगे जो भी है, जो भी कमी है तो ठीक करा देंगे, लेकिन लिखते जरूर जाइएगा। बिल्कुल इस भरोसे में न रहिएगा कि जब स्कूल खुलेगा तो कोई आके बताएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आगे लिखवाता हूँ। अगला रस श्रृंगार की बात हो गई, मैं अब आपको हाथ से लिखवा देता हूँ। चलिए, हास्य रस की परिभाषा में लिखवा देता हूं। जहां किसी काव्य को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर मन में हंसी का भाव जागृत हो, वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है, बोले देता हूँ। ये जहां में भी चंद्रबिंदु भूल गया मैं।
सबसे पहले चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी छंद शास्त्र काव्य शास्त्र बना है, ये जो है दृश्य काव्य को ध्यान में रख करके बना था। अब आप कहेंगे दृश्य काव्य क्या होता है? काव्य दो प्रकार का होता है, एक श्रव्य काव्य होता है और एक दृश्य काव्य होता है। श्रव्य काव्य वो होता है जो सुना जाता है, जो हम कविता पढ़ते हैं कक्षा में, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, श्रव्य काव्य होता है। और दृश्य काव्य वो होता है जो पुराने समय में काव्य लिखे जाते थे और उन काव्यों के आधार पर नाटक रचे जाते थे। ठीक है, तो उन काव्यों को लिखने का ही मूल उद्देश्य होता था नाटक लिखना। ठीक, तो नाटक को हम दृश्य काव्य के अंतर्गत रखेंगे। इसीलिए मैंने लिख दिया कि जहाँ किसी काव्य को सुनकर या किसी दृश्य को देख करके मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर हास्य रस होता है। मैं हास्य रस की आपको लक्षण लिखवाऊं, लक्षण यानी उदाहरण इसका लिखवाऊं, तो उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ किसी से। कशिश, मेरी आवाज आ रही है बेटा? कशिश अग्रवाल, कशिश को नहीं आ रही आवाज। नैन्सी, आवाज आ रही मेरी? यस सर। नैन्सी, ये हास्य रस की परिभाषा मैंने इसको ऐसे लिखवा दी है, बहुत सरल परिभाषा है, लेकिन इसके पहले जो मैंने आपको बताई थी एक टेक्निकल परिभाषा, तो क्या उसके आधार पर हास्य रस की परिभाषा बनाई जा सकती है, जो मैंने अभी श्रृंगार में बताया था कुछ देर पहले? यस सर, बनाए तो जा सकती सर, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो अभी हम समझा देंगे। आईसी, क्या समझ में आया आपको? यस सर। आप बता सकती हैं? यस सर। जहाँ हास नामक स्थायी भाव विभाव और अनुभाव के साथ संयोग करके रस दशा को प्राप्त होता है, वह श्रृंगार रस होता है। क्या बात आईसी, बहुत अच्छा। नैन्सी, समझ में आया आपको कुछ? यस सर। बस करना ये है, जो मैंने श्रृंगार रस की परिभाषा लिखवाई है, वहां पर रति के स्थान पर आपको हास्य का स्थायी भाव लिख देना है, हास्य लिखना है। और जहां पर श्रृंगार रस लास्ट में परिभाषा में लिखा था वहां हास्य लिख देना है। यानी जहां पर यस। हाँ, जहां पर हास नामक स्थायी भाव विभाव और अनुभाव के साथ संयोग करके रस दशा को प्राप्त होता है, वहां पर हास्य रस होता है। तो ये परिभाषा सभी रसों के लिए बनाई जा सकती है। बहुत अच्छा, आईसी ने बहुत बढ़िया बनाया। अब मैं आपको इसका उदाहरण लिखवा देता हूँ, ठीक है? तो उदाहरण बड़ा सुंदर उदाहरण है, मेरे मन में है, तो मुझे, मैं भी जहाँ कहीं जरूरत पड़ी तो इसी उदाहरण का प्रयोग करता हूँ और वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, आज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहीन। ये तुलसीदास जी का एक उदाहरण है, चौपाई है।
और ये जब शंकर जी की बारात जा रही थी, बालकांड में है चौपाई, शंकर जी की जब बारात जा रही थी, उस बारात का बड़ा सुंदर चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। अर्थात जब शिव जी की बारात जा रही है तो नाना वाहन नाना वेशा, यानी वहां पर नाना प्रकार के वाहन हैं और नाना प्रकार की वेशभूषाएं हैं उस बारात में। और बिहसे शिव समाज ने देखा, और जो शिव का समाज है उस शिव समाज ने जो है उन्होंने अपने आप को ही देख करके उनको हंसी आने लगी, अपने समाज को ही देख करके शिव जी और उनके सारे बारातियों को हंसी आने लगी। और को मुखहीन विपुल मुख काहू, और फिर उसका वर्णन भी है कि वो बारात कैसी थी। को मुखहीन, किसी बाराती के तो मुख ही नहीं है, वो गर्दन के नीचे ही है, धड़ा है, मुंह गायब है उसका, गर्दन नहीं है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा। अब विपुल मुख काहू, अब कोई बाराती तो ऐसा है कि जिसके पास बहुत सारे मुंह हैं, कई सिर लगाए हुए हैं, सब भूत प्रेत थे। और बिनु पद कर को बहुपद पाहू, और कोई कोई तो ऐसे हैं कि जिनके ना तो पैर है और ना ही हाथ है, और कोई ऐसा है कि बहुत सारे किसी के पैर हैं और बहुत सारे हाथ हैं। बिनु पद कर, बिना पद और कर के ही कोई, यानी बिना पैर और हाथ का है कोई, और कोई बहुपद बाहू, और कोई ऐसा है जिसके बहुत सारे पद हैं और बहुत सारे हाथ हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये ऐसा दृश्य देख करके जो बच्चे आते हैं, जब बारात आई तो बच्चे आए देखने, तो जब उन्होंने बारात को देखा तो सब बच्चे भाग गए और अपनी माताओं की गोद में छिप गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे कि जो बारात आ रही है उसमें भूत ही भूत भरे हुए हैं, और जो दूल्हा है वो पागल है, वो पूरे शरीर पर सांप वाप लपेटे, बिच्छू लपेटे हैं, पूरे शरीर में राख लपेटे हैं, और एक पागल गधे में बैठा हुआ है, एकदम पागल है वो दूल्हा, और जो बाराती सारे भूत हैं। ऐसे रोते हुए बच्चे भाग के आ गए। तो निश्चित रूप से उस दृश्य का वर्णन करते हुए देवता लोग आपस में हंस रहे हैं। तो ये है आपका हास्य रस का उदाहरण। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, समय मिलने पर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? आपको कोई भी परेशानी जो दो रस मैंने बताया आपको? चलिए तो जरा पूछ लेते हैं, जो मैंने अभी लिखा है ये सबके पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रुति, श्रुति Yes, सुना? ये जो मैंने उदाहरण लिखा है तो आप पढ़कर सुना सकती हैं? सर आधा दिख रहा है। आधा दिख रहा है? यस सर। नाना वाहन नाना वेश, उसके आगे बिहसे शिव समाज निज देखा, हाँ, को मुखहीन विपुल सुख काहू, मीनू पद कर को बहुपद बाहु। बहुत अच्छा पढ़ा तुमने, अच्छा प्रयास किया, शाबाश। तो यहाँ तक मैंने आज आपको दो रस बताए, श्रृंगार रस और उसके दो भेद बताए, और हास्य रस हो उसका भी मैंने एक जो है उदाहरण आपको लिखवा दिया है। और इसी तरीके से मैं बाकी रसों के उदाहरण और परिभाषा ये आपको लिखवाता रहूंगा। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग क्लास ज्वाइन करिए। और चलिए, तो इससे पहले कि मैं इस क्लास को समाप्त करूं, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, और मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूं, केवल आपको बोले दे रहा हूं। उम्मीद है आप लोग आसानी से सुन लेंगे, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। होमवर्क ये है कि ये जो मैंने उदाहरण लिखवाए हैं, इनके अलावा आपको श्रृंगार रस का एक उदाहरण और एक हास्य रस का उदाहरण लिख करके मुझे भेजना है, ठीक है? कहीं से भी आप उदाहरण ढूंढिएगा, एक हास्य रस का और एक श्रृंगार रस का। श्रृंगार का कोई भी आप भेद ले सकते हैं, या संयोग का या वियोग का, तो आप जो है उसको लिख करके आप मुझे भेजिएगा। और हाँ, एक बार मैं दोबारा कह दे रहा हूँ, सभी लोग नोटबुक बना लीजिए व्याकरण की, और उसको नोट करते जाइएगा, और उसी से लिख करके उसी की फोटो आप मुझे भेज दिया करिए। अलग से भेजने की जरूरत नहीं है, अलग से रफ करने की जरूरत नहीं है। तो इतना जरूर कर लीजिएगा।
तो ये जो हमेशा जो है कहेंगे, या चाहे हम इस साल जो भी आपका आगे बोर्ड का एग्जाम होगा या जो जहाँ कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी व्याकरण की, तो आपके पास नोट्स बने होंगे और आपको नई कोई गाइड या कोई व्याकरण की बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो बताइए, नहीं क्लास समाप्त करें आज की। सर हाँ सर स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर है? स्थायी भाव और संचारी भाव, देखिए स्थायी भाव जो होता है वो मन में देर तक विद्यमान रहता है। स्थायी यानी जिसको हम परमानेंट कह सकते हैं कि वो जल्दी मन से जाता नहीं। मन में अगर दुख का भाव आ गया तो जल्दी जाएगा नहीं। लेकिन जो संचारी भाव है वो एक साथ आते हैं और चले भी जाते हैं। ठीक है, तो संचारी भाव बुलबुलों के समान होते हैं, तुरंत क्षण भर के लिए आते हैं, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आते हैं और चले जाते हैं। उनके बाद फिर कोई दूसरा संचारी भाव आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। लेकिन मन में जो करुणा का भाव है, अगर कोई व्यक्ति अपना प्रियजन खत्म हो गया है तो मन में शोक का जो भाव है वो बराबर कई दिनों तक बना रहेगा। और संचारी भाव कभी आपको रोना आ जाएगा, कभी मन में उन्माद आएगा, क्रोध आएगा, छोटे छोटे करके टुकड़ों में जो है, जो मैंने आपको 33 संचारी भाव लिखवाए हैं उन्हीं में से कोई ना कोई 8 संचारी भाव शोक रस के लिए आते रहेंगे, करुण रस के लिए आते रहेंगे। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए और किसी को कुछ पूछना है? चलिए तो कोई बात नहीं है, अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं और कल हम आपको बताएंगे कुछ अन्य रस की परिभाषाएं और उदाहरण। ठीक है, तो जो मैंने होमवर्क दिया वो करके जरूर भेजिएगा। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू Bye, sir. सर। थैंक यू।